नमस्कार दोस्तों, मैं किरण बेदी कुमारी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटा-सा टॉपिक झारखंड के जनजातीय विद्रोह के बारे में बात करूँगी, जिसमें ये टॉपिक बात करेंगे कोल विद्रोह के बारे में। यह उन छात्रों के लिए यूज़फुल होगा जो बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं। उनकी सिलेबस में कोल विद्रोह के बारे में ज़िक्र किया गया है एंड जो कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेपीएससी वगैरह जेएसएससी वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग के लिए भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बात करूंगी कोल विद्रोह का परिचय, देन उसका कारण कैसे हुआ, कोल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, आरंभ कैसे किया गया, किन क्षेत्रों में किया गया, इसके बारे में मैं बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कोल विद्रोह का प्रारंभ, परिचय के बारे में बात करें तो कोल विद्रोह का प्रारंभ 1831 में प्रारंभ किया गया था। यह जनजातियों के खिलाफ की गई थी। यह छोटा नागपुर का खास एवं दक्षिण छोटा नागपुर का पठार, पलामू का क्षेत्र, मानभूम, सिंहभूम में की गई थी। इस विद्रोह का परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिम एजेंट्स का गठन किया गया 1834 में इसका मुख्यालय विशनपुर विल्किसनगंज, रांची का क्षेत्र था। ये मेरा पृष्ठभूमि, जिसको हम परिचय बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो उसका कारण, अगर किसी प्रकार का विद्रोह होता है, क्यों होता है, उसका तो रीजन होगा, उसका कॉजेज होगा, उसका कारण होगी, तभी तो विद्रोह होता है। क्यों होता है तो उसके बारे में मैं बात करूंगी। सबसे पहला पॉइंट आता है भूमि संबंधी असंतोष। अब बात करें भूमि संबंधी असंतोष कैसा होता है लोग को, तो कर्नवालिस के द्वारा 1793 एक नए लगान की घोषणा की गई थी और 1765 में इलाहाबाद की संधि की गई थी, जिसके तहत बंगाल को अंग्रेज को सौंपा गया था और बंगाल के क्षेत्र के अंतर्गत बंगाल एवं बिहार का क्षेत्र भी आता था। मतलब बंगाल के क्षेत्र के अंतर्गत बिहार भी आता था। ऐसे में नए लगान शिस्त आरोपित किए गए थे और वे संपूर्ण झारखंड को आरोपित किए। वे लगान इतनी ऊंची थी कि वहाँ के लोगों के मन में भूमि संबंधी असंतोष मन में उपजने लगा और यही कारण था कि आगे चलकर विद्रोह का स्वरूप ले लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट का बात करूंगी कि भूमि अगला पॉइंट क्या है कोल विद्रोह का, तो हम बात करेंगे ठेकेदारों, साहूकारों और व्यापारिक अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा जनजातीय विद्रोह का शोषण। पहला बात करें ठेकेदारों के द्वारा कैसे होता है। ठेकेदारों के द्वारा उनके जंगल में उनकी ज़मीन से पेड़ कटवा दिए जाते थे। वहीं साहूकारों के द्वारा यदि जमींदारों को लगान की दर जनजातीय के द्वारा नहीं दी जाती थी, तो ऐसे में साहूकार के द्वारा ऊंचे ब्याज की दर मुहैया कराया जाता था। परिणाम स्वरूप विद्रोह हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे व्यापारियों के द्वारा कैसे हुआ। व्यापारियों के द्वारा आदिवासियों जो वस्तु लेने के लिए व्यापारी के पास जाते थे, वे वस्तु कीमत होती थी वे अपने मनमाने ढंग से वसूला करते थे। वहीं अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा शोषण किया गया जो झारखंड के क्षेत्र में रहे थे, वे टैक्स वसूलने के लिए गलत ढंग का प्रयोग करते थे। मतलब कहने का मतलब था कि अगर कोई भी आदिवासी व्यापारी के पास जाते थे किसी भी वस्तु लेने के लिए, तो वो लोग क्या करते थे, अपने मनमाने ढंग से उस वस्तु का उस वस्तु का दाम लगाते थे, टैक्स जिसको बोला जाता था। और जो बाहर से क्षेत्र से आए थे झारखंड को, वो लोग नहीं थे, वो अपने मनमाने ढंग से टैक्स को वसूला करते थे। नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो आते हैं मुख्य कारण मतलब प्रमुख कारण क्या है, कॉजेज क्या है प्रमुख, एकदम जो इतना उग्र गति से मतलब ये विद्रोह फैला, क्यों, क्या रीजन था, एकदम सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण कारण क्या होगी, तो हम उसके बारे में बात करें तो सामाजिक संस्कृति का हस्तक्षेप, ठीक है। उसके बारे में बात करें तो आदिवासियों के द्वारा हड़िया का प्रयोग किया जाता था। वे पेय पदार्थ के रूप में एवं धार्मिक स्थानों में उपयोग किया करते थे। वहाँ 1824 में एक नए कर थोपा गया उन लोग के बीच और इसके बारे में उसे जरा भी ध्यान नहीं था। इस कर के तहत हड़िया को अवैध शराब के रूप में घोषित किया गया एवं वे पेय पदार्थ के रूप में भी वंचित रखा गया।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, मतलब ये लोग को इतना शोषण किया गया, इतना शोषण किया गया कि लास्टली ये लोग मतलब आंदोलन करने के लिए प्रेरित होने लगे कि मतलब इतना शोषण किसी के लिए भी बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। और ये लोग कि मतलब हड़िया एक धार्मिक स्थल के रूप में ये लोग यूज करता था, पेय पदार्थ के रूप में ये लोग यूज करता था, वो भी ये लोग को अवैध घोषित किया जाने लगा। और मतलब हड़िया के बहाने, शराब के बहाने वे लोग ये लोग के घर में घुस जाते थे, किसी स्त्रियों के साथ बदसलूकी करते थे, मतलब बहुत तरह तरह के जब मन किया तब उसके बहाने घुस जाते थे वो लोग के घर में। तो ये भी शोषण किया जाना बहुत ही गलत था, ये भी एक प्रमुख कारण हुआ विद्रोह का। नेक्स्ट बात करें, न्यायालय से निराश का हाथ लगना। न्यायालय से निराश का हाथ लगना, न्यायालय से निराश का हाथ कैसे लगता है उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। न्यायालय से निराश का हाथ लगने का मतलब था कि साहूकारों, कर्मचारियों को न्यायालय में अधिक प्रभाव थे, जिससे किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती थी। इतना शोषण किया जा रहा था, इतना शोषण किया जा रहा था, वे लोग अगर न्यायालय का शरण भी लेते थे तो वहाँ पे भी क्या होता था कि वहाँ पे भी मतलब कर्मचारी इतने, ये लोग का इतना प्रभाव था कि वहाँ पे कोई सुनवाई होने की बात ही नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट करें, नेक्स्ट पॉइंट तत्कालीन कारण क्या थे। तत्कालीन कारण का हम बात करें तो 7 से 12 गांव के मालिक आदिवासियों का जमीन छीना जाना एवं स्त्री के साथ बदसलूकी किया जाना तत्कालीन कारण था। सिंगराय मानकी के 12 गांव को छीनकर छोटा नागपुर के नरेश के भाई कुंवर हरनाथ शाही के द्वारा सिक्कों को दे दिया गया था। मतलब ये 7 से 12 गांव के मालिक जो आदिवासी की ज़मीन जो था वो किसको दिया गया, सिक्कों को दे दिया गया था। ये भी प्रमुख कारण था, मतलब तत्कालीन कारण था। स्त्रियों, सिंगराय मानकी को 2 बहन को छीनकर सिखों के द्वारा ले जाया गया और इज्जत लूटी गई। ऐसे कार्य वे आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। सुगना मुंडा की पत्नी को जफर नामक व्यक्ति उसे उठा कर ले जाता है और ये भी तत्कालीन कारण था। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करें कि तत्कालीन कारण ये तो था, लेकिन प्रारंभ अब ये लोग कैसे करेंगे, मतलब ये प्रमुख कारण था। इतना शोषण किया गया, इतना जबरन स्त्रियों के साथ किया गया, देन वे लोग को पेय पदार्थ भी शराब के रूप में अवैध घोषित किया गया। और बहुत तरह से मतलब न्यायालय अगर वो लोग जाते थे तो न्यायालय का मतलब किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होता था। वो लोग अब आंदोलन करने के लिए उग्र होने लगे और उग्र होने के साथ साथ वे लोग अब सोचने लगे कि इस आंदोलन का प्रारंभ कैसे किया जाना चाहिए और वे लोग मतलब कहाँ से किया जाना चाहिए। वे लोग एक गठन मतलब एक सभा का निर्माण करने लगा कि वे अब बात करते हैं विद्रोह का प्रारंभ कैसे किया गया। सिंगराय मानकी सुगना मुंडा के द्वारा तमाड़ के लंका गांव, कहाँ तो तमाड़ के लंका गांव में सभा बुलाई गई, एक सभा बुलाया गया जिसमें सिंगराय मानकी एवं इसका कार्यभार बिंद्राय मानकी को सौंपा गया। इस सभा का अध्यक्ष बिंद्राय मानकी ने की थी और इस सभा में योजना तय की गई कि आंदोलन को किस प्रकार तय किया जाए। मतलब ये लोग आपस में आंदोलन किए और आपस में सभा की और आपस में बातचीत करने लगे कि ये मतलब कहाँ से योजना बनाने लगे आंदोलन कैसे किया जाए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करें कि कैसे ये लोग प्रारंभ करते हैं, तो देखिए कि 100 आदिवासियों ने सिंगराय एवं सुगना मुंडा के नेतृत्व में 12 गांव एवं जफर अली के गांव पर हमला कर दिए। मतलब ये लोग हमला कर दिया। कई गांव जला दिए गए, कई गांव थे वे जला दिए गए और एवं कई आदिवासियों को मौत का घाट उतार दिया गया। इस आंदोलन में चेरो, मुंडा, हो, खरवार आदि सभी जनजातियों ने भाग लिया था एवं यहीं से दीकू की अवधारणा का जन्म हुआ। मतलब दीकू का मतलब ये हुआ
कि यहीं से ये लोग दिक्कू मतलब होता है गैर आदिवासी, मतलब जो बाहर से आए थे वो लोग को दिक्कू के रूप में मतलब पुकारा जाने लगा। एंड दिक्कू का मतलब होता था शोषण करने वाला, परेशान करने वाला, ये लोग थे। अवधारणा का जन्म दिक्कू का मतलब गैर आदिवासियों एवं परेशान करने वाले लोगों का ही अर्थ था। विद्रोह जल्द ही छोटा नागपुर, सिंहभूम, पलामू, मानभूज क्षेत्र तक फैल गई। अब हम बात करें कि विद्रोह किन क्षेत्रों में नेतृत्वकर्ता मतलब जो क्षेत्र में विद्रोह किया गया था वहाँ का नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सोनपुर परगना सिंध राय मानकी, और दूसरा था सिंदरी बहादुर सिंह मुंडा, पतरातू मोहन सिंह, बदगांवा का जो थे वो सुरगा मुंडा, बिंद्राय मानकी वो बदगांवा से कर रहे थे, और सिल्ली का बुद्धू भगत थे। ये सब महत्वपूर्ण आंदोलन में योगदान दिया था, बहुत अहम भूमिका ये लोग का रहा। और देन जाकर के इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसका परिणाम क्या हुआ, एंड देन निष्कर्ष के बारे में मैं बात करूँगी कि इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है। जय हिंद दोस्तों।